अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 25 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ वन का। प्लीज खामोश हो जाएं आप, कोई बोलता हुआ या बोलती हुई नजर ना आए। एग्जाम्पल किसी वक्त टाइम निकाल के देख लेंगे। पिछली क्लास में मैंने उसको उसी करने की बजाय इस मेन क्वेश्चन को ही जो है वो डिस्कस करना मुनासिब समझा। इरादा किया था 15 मिनट का, लेकिन 25 मिनट इस पे लग गए, सिर्फ वर्किंग कर ली थी हमने। ठीक है, कितने बच्चे इसको अटेम्प्ट करके आए हैं? चलो, कोशिश अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? मैंने क्या सही करके आए? क्या कोशिश अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी? रजिस्टर खोला, बुक खोली और बंद कर दिया? स्पटनिक सी लिमिटेड प्लीज बेटा, प्लीज अब बस कर दें। रिक्वायरमेंट है, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और देखें, ये बुरी आदत अगर आपके अंदर है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता वैसे, अगर ये बुरी आदत है तो ये आपको ले डूब सकती है। वो कौन सी? अगर कॉलेज से एक छुट्टी मिले तो दूसरी मिला लो, दो मिले तो तीसरी मिला लो, तीन मिले तो चौथी मिला लो, एक पहले मिला लो, एक बाद में मिला लो। जो ये काम करेगा वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारेगा। कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, कुल्हाड़ा मारेगा। ठीक है ना? तो प्लीज आप लोगों ने छुट्टी वही करनी है जो कॉलेज की तरफ से मिलेगी। ठीक है, सभी हम भी उतनी छुट्टी करते हैं जितनी कॉलेज की तरफ से मिलती है, और शायद रिजल्ट के दिनों में सिर्फ 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है। तो आपने जितनी छुट्टी मिले उतनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई चलती रहेगी। तो जिसने वो लूज कर दिया, अब रिजल्ट किसी का बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, आप लोग वैसे ही कुछ 2-4 बच्चे होंगे रिजल्ट वाले, ज्यादातर तो है नहीं। तो वो बेगानी शादी के अंदर जब अब्दुल्ला दीवाना होगा ना, तो फिर अब्दुल्ला का अपना जो है वो रिजल्ट अगली बार, हाँ, उसकी अपनी शादी लेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्लीज, आप लोगों ने जो है वो बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, जितने दिन हो उतने दिन ही छुट्टी करनी है। IS 36 आज शुरू हो रहा है, शुरू होके बेस उसकी आज बन जानी है। फिर अगले 4-5 दिन IS 36 कंक्लूड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और साथ साथ IS 16 भी चलेगा। फिर छुट्टी के बाद जब हम आएंगे तो स्टार्ट मेरे ख्याल से पहला दिन IS 23 से हो रहा होगा प्रॉब्लम। तो इसलिए छुट्टी उट्टी का कोई मामला आपने जहन में नहीं रखना कि कोई 1-2 मिलाएं साथ, बहुत नुकसान होगा, मैं बता रहा हूँ। किसी ने जो कहा है वो गलत कहा है। वो तो मतलब कितना, संडे मंडे ट्यूसडे, ये 3 छुट्टियां होंगी बस। ये संडे मंडे ट्यूसडे जी नहीं दूंगा। यही आपको बता रहा हूँ कि ना सैटरडे ऑफ दूंगा और ना ही ट्यूसडे ऑफ दूंगा। ओके, सॉरी वेडनेसडे। अच्छा चलिए, टाइम लाया करें बस। स्पटनिक सी लिमिटेड रन्स द क्रूज बिजनेस अक्रॉस ओशंस। बेटा बातें बंद कर दें, क्लास से बाहर निकाल दूंगा। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बहरी जहाज, बहरी जहाज नहीं, शिप है, छोटी सी क्रूज, टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ओके, Sputnik C runs a cruise business. Following information respect of SSL cruise ship is available. SSL bought a cruise ship on Yakam March 18 after completing all required formalities. Ship is ready to sail on Yakam April 18। आपसे कल ये बात हो गई थी, यकम मार्च को हमने इग्नोर करना है, यकम अप्रैल से ये शिप अवेलेबल है। अब अगर मिसाल के तौर पे सवाल के अंदर यहाँ पे ये लिख देता, बट एक्चुअली द शिप वाज यूज्ड फ्रॉम यकम मई, तो क्या करते? यकम मई से डेप्रिसिएशन नहीं करनी थी, डेप्रिसिएशन यकम अप्रैल से ही शुरू होना था। लेकिन जो इंजन है वो सिर्फ उतना ही डेप्रिसिएट होना है जितना चलना है। तो आउटपुट मेथड जो है ना, उस पर ये रूल्स गड़बड़ करते हैं दोनों। एक, अगर दरमियान में एसेट आइडल हो जाए, रुका पड़ा रहे, तो आउटपुट मेथड वाली डेप्रिसिएशन भी रुक जाती है। और अगर एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए और मेथड आउटपुट डेप्रिसिएशन हो, तो वो अवेलेबल फॉर यूज होने पर शुरू नहीं होती जब तक एक्चुअली यूज ना हो। बाकी तीनों मेथड्स के अंदर रूल वही है, स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग बैलेंस हो, सम ऑफ ये डिजिट हो। अगर आपका एसेट चल रहा है तो डेप्रिसिएशन अवेलेबल फॉर सेल हो गया, अवेलेबल फॉर यूज हो गया, तो डेप्रिसिएशन शुरू कर दो। ठीक है, और दरमियान में अगर एसेट किसी वजह से रुक भी जाए, आइडल पड़ा हो, तब भी डेप्रिसिएशन को नहीं रोकना। लेकिन ये कौन से मेथड्स हैं? स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस और सम ऑफ ये डिजिट। लेकिन आउटपुट मेथड है, इसमें एसेट ने जितना चलना है उतना ही डेप्रिशिएट होना है। बहरहाल ऐसी कोई बात यहाँ थी नहीं, यकम अप्रैल के बाद यकम मई उसने नहीं लिखा था। लिख देता तो एक और ट्विस्ट पड़ जाता थोड़ा सा। ठीक है ना? वो ट्विस्ट ये पड़ता कि बॉडी और ड्राई डॉकिंग यकम अप्रैल से डेप्रिशिएट करते, और इंजन के लिए यकम मई से और उसको गिनते। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, यकम अप्रैल से शिप रेडी टू सेल है। डिटेल्स रिगार्डिंग कॉस्ट कंपोनेंट्स आर इंजन, बॉडी, डीडी, कॉस्ट, यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब 19 में कुछ गड़बड़ हुई है, और पहली रीवैल्यूएशन भी 31 दिसंबर 19 पर हो रही है। सवाल आप कितने, काफी बच्चों ने घर पे ट्राई किया ना, इसलिए मैं सवाल को उस तरह से रीड नहीं कर जैसे कल कर दिया। ठीक है, ये 31 दिसंबर 19 पर है, और ये 1031 दिसंबर 20 पे। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब 19 के साल में जाकर कहीं रीवैल्यूएशन होनी है, या कोई आइडल शाइडल भी उस वक्त देखना है। फिलहाल तो 18 में खड़े हैं ना, तो 18 को कर लेते हैं। मैंने बच्चों से कहा कि आप इस अप्रोच पे वर्किंग को करें, इकट्ठा तो कर नहीं सकते। ठीक है, इंजन, बॉडी, ड्राई डॉकिंग, हर एक को अलग अलग करते जाएं, और फिर ये वो वर्किंग है जो हम आज तक देखते आए। एसेट, गिवन, सरप्लस, प्रॉफिट, लॉस, 3 कॉलम होते थे ना, ये वही है। क्रूज शिप का टोटल यहाँ लिखना और आगे 2 कॉलम्स। एक सफे पे मैनेज करने की कोशिश करना है, इसको हो जाना चाहिए। जो वर्किंग की लेंथ, वर्किंग जो बढ़ानी है वो इधर ऐसे बढ़ा दो ना, ताकि सवाल ऐसे लंबा होना है तो हो जाए बेशक। ठीक है, लेकिन कोशिश करो इसको एक सफे पे जबरदस्त हो जाए। नहीं हो पाता तो कोई मसला नहीं, इतनी वर्किंग एक सफे पे कर लो और बाकी की दूसरे सफे। लेकिन थोड़ा सा फिर वैल्यूज को ले जाने में प्रॉब्लम हो सकता है, गलती के चांसेस होते हैं, थोड़ा सा काम जरा बढ़ सा जाता है। ठीक है, लेकिन आमने सामने सफे हो जाए फिर तो क्या ही बात है। अगर तंग हो रहे हैं, आमने सामने सफे के ऊपर आप रख के कर सकते हैं, एक सफे के ऊपर ये वर्किंग और के ऊपर ये हो जाए। तो जैसे भी मैनेज करें, मुझे नहीं पता, वर्किंग ऐसे कर लें तो ये आसानी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हर एक कंपोनेंट की कॉस्ट गिवन थी 840, 535 और 600, सॉरी 60। ठीक है, तो ये हमने कॉस्ट यहाँ पर लिखनी, यकम अप्रैल 18 पर कॉस्ट आ गई।
ठीक हो गया। अब मसला ये है कि हर एक कंपोनेंट की डेप्रिसिएशन अलग अलग थी, इसलिए इनको अलग अलग रखा हुआ है। जैसे इंजन की कॉस्ट 840 है, यूजफुल लाइफ ऑर्स में गिवन है 50,000 और रेजर्व वैल्यू है 40। आउटपुट मेथड वाला फॉर्मूला सिखाया था, डेप्शन का फॉर्मूला क्या था जी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल कितनी है 40 डिवाइडेड बाय 50,000 और इनटू, अब ये देखना था, ठीक है। अब हम गए तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कल क्या कि अपने एक फनकारी बेटा ये ना टाइम पे आया करें, मैंने अब आइंदा इस तरह से आप लोगों को नहीं अलाउ करना। ये कितना टाइम लेट हो गया आप देख लें, 25 में क्लास शुरू होती है तो 30 तक सब बच्चे आ जाया करें, इससे ज्यादा अलाउ नहीं करूंगा मैं बेटा, प्लीज। मेरे लेट होने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके लेट होने से आपका नुकसान हो जाएगा। अगर मैं पेमेंट की बात शुरू कर देता तो फिर आपको चाहे ऐसी सादा सी बात भी करता ना, पूरा टॉपिक आपको ही रहने था दिल के अंदर, पता नहीं वो कौन सी बात थी जो मेरे से मिस हो गई। सो प्लीज 30 से लेट कोई ना हो आज के बाद। अच्छा आई के आपने क्या फनकारी लगाई जी? एवरेज मंथली सेलिंग दे दी, ठीक है। और एवरेज का मतलब क्या होता है? मतलब दिन के अंदर रोजाना जरूरी नहीं है कि वो मतलब हम ये कहीं सिर्फ 10 घंटे चलना है तो 30 दिन में 300 घंटे चल गया, ऐसा नहीं है। किसी दिन के अंदर ये 350 घंटे चली, किसी दिन सॉरी किसी दिन के अंदर ये 15 घंटे चल गई होगी, तो उसकी दिन में 350 घंटे सॉरी किसी दिन में 15 घंटे चल गई, किसी दिन में 8 घंटे चल गई, किसी दिन में 12 घंटे चल गई, किसी दिन में जो है वो, तो ये पूरे मंथ की एवरेज करनी थी, वो हर एक को टोटल करके डिवाइड कर देते हैं 30 से, तो एक एवरेज फिगर इन्होंने दे दी आपको मंथली बेस पे, ठीक है। एवरेज का मतलब सिंपल एवरेज, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है जी, अब यहाँ असल में कंफ्यूजिंग बात क्या थी, यहाँ पे ईयर लिख रहा है, बच्चे अगर ध्यान से ऊपर वाले एवरेज मंथली सेलिंग को ना पढ़ते बच्चे में, तो वो क्या करते हैं, वो समझते हैं 18 में 360 घंटे चली है और 19 में 200 480, हालांकि ये 18 में हर महीने 360 घंटे चली है, ठीक है, पर मंथ। अच्छा तो 360 इंटू, अब किस साल में किस महीने में ये शिप अवेलेबल फॉर सेल हो गई थी? यकम अप्रैल को, तो फिर 9 मंथ्स मल्टीप्लाई करो 3240 और 3240 और, ठीक है जी। अब हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ जो कि टोटल आवर्स थे इनटू 3240 जितने आवर्स ये चली जी, कितनी डेप्रिसिएशन आती है? 350 52। अच्छा भाई ये वर्किंग नजर आ रही है सबको? ओके। उसके बाद जी बॉडी की बात करें तो बॉडी, सवाल ने कहीं पे भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताया हुआ था। खामोशी के केस में अगर और में लाइफ थी तो हमने आउटपुट लगा दिया, और बाकियों की सिर्फ लाइफ गिवन थी तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया, ठीक है जी। वहीं खड़े रहो थोड़ी देर, वहीं खड़े रहो थोड़ी देर, ठीक है। अच्छा जी, तो लाइफ है 25 साल, कॉस्ट 535, रेजर्व वैल्यू 35 बॉडी की, तो बॉडी की डेप्रिसिएशन है बताएं जी 535 कॉस्ट आ गई माइनस रेजर्व वैल्यू 35 डिवाइडेड बाय 25 साल। अब ये आ गई पर ईयर डेप्रिसिएशन, लेकिन ये अवेलेबल फॉर सेल कब से है? अवेलेबल फॉर सेल SAIL वाला, अच्छा बेचने के लिए नहीं, तैरने के लिए। अच्छा तो अवेलेबल फॉर यूज किस दिन हो गई थी? यकम अप्रैल को, तो कितने महीने? 9/12 जी, बता दें 15 आ गया। उसके बाद जी ड्राई डॉकिंग जो है ये क्या होती है? हमें से क्या, हमें कॉस्ट मिल गई, हमें लाइफ मिल गई, हमें रेजर्व वैल्यू मिल गई, हम डेबिट करेंगे, अल्लाह खैर सला, एक पार्ट है बस, ठीक है। 60 इसकी कॉस्ट है और रेजर्व वैल्यू निल है, लाइफ इसकी 5 साल है। तो सवाल के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, तो फिर यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं। तो कॉस्ट माइनस रेजर्व वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ इंटू अगेन ये भी क्या है 9/12 जी, 9 रुपए। अच्छा हम राउंड करके चल रहे हैं तो फिर बुक के सोल्यूशन के साथ थोड़ा सा फर्क आएगा, फिर ये ज़हनी तौर पे तैयार रहना, ठीक है ना। 1-2 रुपए का फिगर में फर्क आएगा अगर राउंड कर रहे हैं तो। अच्छा भाई सुन लिया है? अच्छा अब टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आती है? चलो टोटल बाद में कर लेंगे, वैसे बताने के लिए कह रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन की अलग अलग एंट्री करने की बजाय आपने डेप्शन की एक ही एंट्री कर देनी है, तो डेप्रिसिएशन की एक एंट्री से आपको फायदा हो जाएगा, वक्त बच जाएगा, ठीक है ना। डेप्शन डेबिट डेप्शन क्रेडिट टोटल अमाउंट, ठीक है ना। सोल्यूशन ओपन ना कर लें साथ। अच्छा जी ताकि एंट्रीज भी साथ साथ देखते चले ना। कौन सा पेज है जी? देखें जी, या टोटल्स की बेस पे, यानी कि ये सारी कॉस्ट का टोटल कितना बनता है? 840 535 60 कितना 1435 से आप एंट्री पास करें, क्रूज शिप डेबिट कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, क्रूज शिप डेबिट कैश बैंक क्रेडिट, फिर सारी डेप्शन निकल आई टोटल 76। अब एक बार एंट्री पास करें डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, ये राउंडिंग हुई पड़ी है, ठीक है ना। ओके एंट्री देखते जाओ, डेप्शन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, आसान है, ठीक है। अच्छा अब बुक वैल्यूज निकाल दो जी, अलग अलग निकालो 788 520 और 51, टोटल भी कर ही देते हैं फिर। अब ऊपर वाले टोटल से मैच करेगा ये 1359, जहां से मर्जी टोटल करो, ठीक है। लेकिन बुक वैल्यू की, क्लोजिंग की, बैलेंसिंग फिगर की टाइम बैक करो, बैलेंसिंग फिगर की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा अब 19 के साल में डेप्शन करनी है तो फिर 31 दिसंबर 19 पे रीवैल्यू करना है ना, पहले 31 दिसंबर 19 पे इसको लेकर चलते हैं। लेकिन 31 दिसंबर 19 में क्या हुआ? यकम मई 19 को शिप सफर्ड अ हादसा which damaged its body. Repair work took 2 months and costed 26 मिलियन। ये 26 मिलियन की क्या एंट्री करें? वैसे तो उसने खुद बोल दिया ये रिपेयर है,
लेकिन साथ ही उसने आगे बात भी की, रिपेयर में ना लाइफ बदली ना रेजल्ट वैल्यू बदली, यानी कि कोई लाइफ एफिशिएंसी आउटपुट आउटपुट बढ़ने का शुभ आपके जेहन में आता भी है इस रिपेयर से, वैसे तो रिपेयर से होता नहीं है ऐसा, पर अगर आपका शुभ आ भी रहा तो उसने दूर कर दिया, उसने कहा कोई एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ। सिंपली ये क्या है, ये एक रिपेयर है, आप इसकी एंट्री पास कर दें, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। ठीक है जी, कितने से 26, क्योंकि उसने एंट्रीज मांगी थी ना रेलेवेंट, तो ये एंट्री करनी है, इसको छोड़ना नहीं। ठीक है डन जी। अच्छा, लेकिन एक मसला हो गया, वो मसला क्या है, रिपेयर वर्क टुक 2 मंथ्स। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक एसिड रिपेयर हो रहा हो और साथ के साथ वो चल भी रहा हो, शिप तो डैमेज हो गई थी ना, अब रिपेयर होने में 2 महीने लगे, तो डेप्रिसिएशन को रोक दें। डेप्रिसिएशन नहीं रुकती अगर एसिड रुक भी जाए तो, बट यहाँ पे एक मसला था, वो इंजन है, जिस एसिड की लाइफ ऑर्स में है, यानी जिस पे हम लगा रहे हैं आउटपुट मेथड, तो उस एसिड की डेप्रिसिएशन भी इन 2 महीनों में रुकी रहेगी, कुछ ना चलेगा ना डेप्रिशिएट होगा। 2 महीने अगर शिप नहीं चली तो वो 2 महीने डेप्रिशिएट इंजन को नहीं करेंगे, लेकिन बॉडी है चाहे ड्राई डॉकिंग है, इनकी डेप्रिसिएशन नहीं रुकनी एक बार शुरू हो जाए तो। ठीक हो गया। अब हम जब ऑर्स की तरफ आए तो शिप के ऑर्स कितने लेंगे, 2 महीने तो ये शिप चली नहीं, तो फिर 4800 घंटे इस साल में इसने जो है वो सेल किया टैरी। ठीक है, अब मेथड स्ट्रेट लाइन है, इसलिए 788 को भी नहीं पकड़ना, ना कोई एस्टीमेट चेंज हुआ है ना कोई रिवैल्यूएशन वगैरह हुई है, तो वही पुरानी कॉस्ट चलेगी। ठीक है, कॉस्ट माइनस, मैंने आपको मार्वल साल से पहले आउटपुट मेथड की एग्जांपल करवाई थी, ठीक है ना, तो कॉस्ट 840 माइनस रेजल वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 50,000 ऑर्स इनटू 4800 ऑर्स, जो इस साल में ये शिप चली, कितनी डेप्सिट होगी 77। बॉडी की टेंशन ना लो, बॉडी उधर देखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 535 कॉस्ट है माइनस रेजल वैल्यू है डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ है, कोई फ्रैक्शन नहीं लगाना, पूरा साल डेप्रिशिएट करेंगे। ऐसे ही अगला है 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, कोई फ्रैक्शन यहां पर भी नहीं लगना। जी बताएं, 60 20 और 12। ओके, अब एक टोटल बताओ इसका यार, यहाँ को पॉइंट है, ये इनका टोटल करो ना। हाँ, जो फिगर सामने आप कैलकुलेटर ओपन कर लो, उन्हीं से यही कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है जी, 109 रुपए की डेप्रिसिएशन की एंट्री है 2019 की डेप्रिस। जी बेटा, नहीं यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर एसिड एक बार अवेलेबल फॉर यूज हो जाए तो डेप्शन शुरू हो जाती है। अब वो डेप्शन कभी भी नहीं रुकती अगर एसिड बीच में आइडल हो जाए, रिपेयर की वजह से हो जाए, लेबर स्ट्राइक की वजह से हो जाए, नॉन अवेलेबिलिटी किसी भी वजह से, हॉलीडेज हो गए, अगर आपका प्लांट आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी है, डेप्रिसिएशन नहीं रुकती, अनलेस कि डेप्रिसिएशन आउटपुट मेथड पे, उसमें आपने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं या जितने और आपने एसिड यूज करना है उतना डेप्सिट करना है, तो सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन रुक सकती है, वरना स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, सम यानी कोई भी और मेथड आउटपुट के अलावा आपकी डेप्सिएशन नहीं रुकेगी अगर एसिड जो बीच में आइडल हो जाए। तो इंजन को इसलिए किया ना बेटा कि उसका आउटपुट मेथड डेप्रिसिएशन पर यूज हो रहा है, और जितने चलेगा उतने डेप्सिट होने, तो वो 2 महीने बंद रही तो इंजन नहीं चला, तो वो 2 महीने डेप्सिट भी नहीं हुआ। ठीक है अच्छा जी, अब 100 ये पहले एंट्री आ रही रिपेयर की, मैं करके आया हूं, रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट, और ये डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 109, राउंडिंग चल रही है थोड़ी बहुत माफी के साथ। ठीक है, अच्छा अब जी बुक वैल्यू निकालें जल्दी से। 1200 नहीं 711 500 और 39 टोटल। अब जी 31 दिसंबर 19 पर, तो सवाल कहाँ गया, ये 31 दिसंबर 19 पर ये एसिड रीवैल्यू होकर 1400 पे चला गया। तो उसूल वही है, रीवैल्यूड अमाउंट एक लाइन छोड़कर हम लिख लेते हैं 1400 ही है, बता दो ना, मैंने 1450 है 1400। अब सरप्लस कितना आया 150, लो ये एंट्री कर दो यहाँ पर। लेकिन अब मसला ये है कि हमें हर एक की अलग अलग रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए, टोटल से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन के बाद हमने रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेबिट करना होता है, और यहां हर पोर्शन की अलग अलग लाइफ, अलग अलग रेजल वैल्यू है, बात समझ रहे हो ना, इसलिए हमें अलग अलग इसकी ये रीवैल्यूड अमाउंट भी चाहिए। अब वो रीवैल्यूड अमाउंट अलग अलग करने के लिए सवाल ने हमें कहा था कि आप क्या कर लो, ये revalued amounts are apportioned between components on the basis of their book values before revaluation। तो book values before revaluation ये पढ़िए, ये 31 दिसंबर 19 की हमारी बुक वैल्यू है, ऐसे ही है, ये बिफोर रिवैल्यूएशन है। ठीक है, 31 दिसंबर 19 पर ये बुक वैल्यू है, हमने इसकी बेस के ऊपर रिवैल्यूड अमाउंट निकालनी है। ठीक है, बेस का मतलब क्या है, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास रेशियो अवेलेबल है, हमने 1400 को बांटना है ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन। तो वो क्या मतलब हम कहेंगे जी कि अगर आपने इंजन के लिए रिवैल्यूड अमाउंट एलोकेट करनी है तो आप करो 711 बटा 1250 इंटू 1400। क्या मतलब कि आप 1400 में से इतनी रिवैल्यूड इसको दे दें इंजन को जितना पुरानी बुक वैल्यू में इसका परसेंटेज, इसका प्रोपोर्शन, इसकी जो इसका हिस्सा बनता था। तो पुरानी बुक वैल्यू में इंजन का पोर्शन कितना था 711, परसेंटेज ऐसी निकलती है ना, आप कहेंगे जी हमारे 55 नंबर आए 100 में से, हैं जी पास हो गए, तो आप कैसे परसेंटेज निकालते हो, 55 डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे है ना। तो ये पूरी शिप है, ये पूरी शिप की बुक वैल्यू है, इसमें से इंजन की बुक वैल्यू कितनी है परसेंटेज में अगर निकालनी है तो मैं क्या कहूंगा 711 डिवाइडेड बाय 1250, ये आ गया इंजन का हिस्सा पुरानी बुक वैल्यू में। इस बेस के ऊपर 1400 को बांट दो तो वो मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सा काम है। ठीक है, तो यार जब मुझे वर्किंग तो करने दो छोटी सी यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे जी, हमने बांटना किसको है 1400 को,
इंजन की बुक वैल्यू है 711 अगेंस्ट टोटल बुक वैल्यू है 1250, तो क्या आ गया आंसर 796। ऐसे ही बाकी सबके साथ भी करो जी। 1400 को बांटना है, अब 500 डिवाइडेड बाय 1250 जी 560, और लास्ट इज 1400 को बांटना है डीडी को, तो डीडी है 39 डिवाइडेड बाय 1250 44। चलो मैं 36 इसलिए शुरू करिए ना, आज की अब मजीद में आगे 16 करता तो आप लोगों ने क्लास से भाग जाना था, है ना, बोर हो जाता है ना बंदा जी। बट क्या जी सब कुछ। अब 31 दिसंबर 20 पे फिर रिवैल्यूएशन है, लेकिन 31 दिसंबर 20 से पहले डेप्रिसिएशन करनी, ठीक है। 19 गुजर गया, 19 गुजर गया, अब 20 पे आए। अब 20 पे आकर आपको पता है कि आपने रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है, ऐसे ही है, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा हमें आज रिमेनिंग लाइफ से। रिमेनिंग लाइफ क्या है वो निकाल लेते हैं जी। इधर देखो, 18 में 3240 घंटे चल गया और 19 में 4800 घंटे चल गया, तो ये एसिड यानी ये इंजन अलग अलग करना है ना हमने, ये इंजन इन टोटल 8040 और चल गया। तो 8040 क्या है जी, ये है लाइफ पास्ड, लाइफ पास्ड टिल 31 दिसंबर 20 ना, 20 ना, शर्म करो शर्म। रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, तो 31 दिसंबर 19 तक ये लाइफ पास हो चुकी, हमें चाहिए इसकी रिमेनिंग लाइफ। तो टोटल लाइफ सवाल ने दी हुई थी 50,000 और उसमें से माइनस कर दें 80,000 8040 और, तो बच गया 960 और, ठीक है जी। ये है हमारी रिमेनिंग लाइफ किसकी जी, इंजन। ये बात समझ आई सबको, 41960 रिमेनिंग लाइफ है। और साथ ही यहां पर वर्कआउट करते चलें कि इस साल में कोई गड़बड़ नहीं हुई तो फिर पूरा साल ये चला होगा, एसिड यानी पूरा साल चला होगा ना, कितना बनता है 7200। ठीक हो गया जी। तो 796 को हमने डिवाइड किया 41960, समझ आता है ये रिमेनिंग लाइफ है 31 दिसंबर 19 पे खड़े होकर, वही उसूल है। इनटू इस साल में कितना चल गया ये एसिड 7200, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया 137, यही है जी। तो समझ आ रही है। अच्छा नेक्स्ट, बस 2-4 मिनट में जितनी बात हो गई। नेक्स्ट 560 को भाई मुझे, अच्छा हाँ, ओ अच्छा 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 796 मैं भूल गया था, माइनस अगर सवाल ने रीवैल्यूड अमाउंट के बारे में कोई चेंज नहीं बताया तो वही रीवैल्यूड अमाउंट रेजल वैल्यू जो है वही रहती है। तो 796 माइनस 40 डिवाइड बाय 41960 मल्टीप्लाई बाय 7200, बताएं जी आंसर, फिर भी वही है 130। ले जी नेक्स्ट है जी रीवैल्यूड अमाउंट 560 है, बोलो माइनस 35 के बारे में खामोश है तो वही रखो, डिवाइड करोगे इसको रिमेनिंग लाइफ से, रिमेनिंग लाइफ निकालोगे 31 दिसंबर 19 पे खड़े होगे। अब ये एसिड, ये बॉडी भी एसिड शिप के साथ ही आई थी ना, तो यकम अप्रैल 18 को, याद 18 वाले साल में ये 9 महीने चली, यानी 0.75 ईयर्स, 9/12 कर दो ना, और 31 दिसंबर 19 तक मजीद एक साल चली, तो इन टोटल 1.75 ईयर्स इसकी लाइफ गुजर गई। इधर देखो, ये 25 साल इसकी ओरिजिनल लाइफ थी, हम कह रहे हैं जी लाइफ पास्ड टिल 31 दिसंबर 19, अभी अभी आपने बताया मुझे 1.75 ईयर्स, तो फिर रिमेनिंग लाइफ कितनी बनती है जी 25 माइनस 1.75 इज इक्वल टू 23.25 ईयर्स, ठीक है जी। तो हमारी बॉडी की रिमेनिंग लाइफ निकल आई 23.25, नहीं होता 2.5 होता है, तो 23.25 को फ्रैक्शन तो नहीं लगाना, ये मैंने कल ही सिखा दिया था, कल या परसों, ठीक है, कि अगर आपने 14.5 7.85 7.75 ऐसी किसी चीज से फ्रैक्शन से डिवाइड किया तो ये ईयर्स हैं, ईयर्स जितने भी आए हैं जब डिवाइड करते हैं ईयर से तो ईयरली डेप्रिसिएशन ही निकलती है, ठीक है जी। बता दें जी 23। नेक्स्ट 44 माइनस 0, पहले भी 0 था आज भी 0 ही है। अगली बात, इसकी लाइफ थी 5 साल, 1.75 अगर गुजर गया तो बाकी 3.25 रह गया, तो डिवाइड बाय 3.25 इयर्स, आंसर इज 14। ले जी अब इसका टोटल फरमाएं 167। ये 167 जो है ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है 2020, तो इसकी एंट्री देख लो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये रिवैल्यू कर रहे हैं, वैसे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज भी आ रही हैं। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कैसे होंगी जी, ये 76 और 109 डेप्रिसिएशन ऐड होकर ये ट्रांसफर हो रही है और फिर एसेट रीवैल्यू होकर 150 की जरा राउंडिंग का डिफरेंस वही चल रहा है 149 से 64, ठीक है ना, ये आ गई एंट्रीज। अब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ 31 दिसंबर 20 की डेप्रिसिएशन हमने कितनी निकाली है जी 167, ये 160 राउंडिंग का डिफरेंस है, बढ़ता जा रहा है आहिस्ता 167 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक हो गया। अब इस एसेट को दोबारा हमने क्या करना है रीवैल्यू, लेकिन एक मसला है, हशर की तरह से एक नशर भी होता था, याद है हम क्या कहते थे, हम कहते थे जो सरप्लस के साथ किया वही, जो एसेट के साथ किया वही सरप्लस के साथ कर दो, ये यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया है।
शायद निकल आए पर बहुत मुश्किल है उस तरह से निकालना। मसला क्या है, 167 की जो डेप्रिसिएशन आई है ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन के बाद आई है। रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई थी या नहीं हुई थी? अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है, इधर तुम जो है वो मतलब हाथ होगी, वैसे इधर ध्यान रखो बेटा। अपवर्ड रिवैल्यूएशन अगर हुई है तो पक्की बात है डेप्रिसिएशन इजाफी हुई है। अगर इजाफी हुई है तो इंक्रीमेंटल डेप्शन की एंट्री भी करनी है, जो होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। लेकिन अब वो फिगर डायरेक्टली नहीं निकल रही आज, उसके लिए थोड़ा सा आपको पापड़ शापड़ बेलने पड़ेंगे। आसान है। अब वो पुरानी पहले दिन वाली बात पे चले गए कि डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन, ये अभी अभी आपने निकाली है कितनी, 167, यही है ना। डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन मतलब रिएक्शन अपवर्ड होने के बाद डेप्रिसिएशन कितनी आई है जी? अगली बार डेप्रिसिएशन एक्सपेंस had there been no revaluation, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो रिवैल्यूएशन के बाद आया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर कोई रिवैल्यूएशन ना होती। अब इसके लिए क्या करना है, मुश्किल नहीं है, आसान है। इधर देखो, ये है नई डेप्रिसिएशन, ये है नई डेप्रिसिएशन, ऐसे ही जो हमने रिवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिसिएट किया। अगर ये वाली रिवैल्यूएशन ना होती तो ये वाली डेप्रिसिएशन भी ना होती, फिर वही डेप्रिसिएशन चलती चली जाती। सिर्फ यहां पे क्या होता, 840 माइनस 40 बटा 50,000 इंटू यहाँ 4800 की बजाय क्या हो जाता, 7200। ये तो बिल्कुल सिंपल होते, ये सेम आता, ये सेम आता। रिवैल्यूएशन ना होती तो ये डेप्शन चलनी थी ना। तो बोलो, तो हम ये कह रहे हैं अगर रिवैल्यू ना होता तो फिर डेप्शन क्या होती। तो इधर देखो, पहले शिप की बात करें तो ये 840 माइनस 40 बटा 50,000, 840 ही रहता, ऐसे ही है। माइनस 40 बटा 50,000, ये सेम रहता सब। तो बोलो रिमेनिंग लाइफ तो ना निकालते। और ये हम 20 की बात कर रहे हैं, 19 की 20 की बात कर रहे हैं, 19 की, ये 20 की बात कर रहे हैं ना। तो 20 में ये एसिड चलता कितने और 7200 और, तो यहां पर डेप्शन आती इंटू 72 और, ये तो हो जाती शिप की बात। फिर बात करते हैं बॉडी की। तो रिवैल्यूएशन ना होती तो यही डेप्शन चलनी थी 535 माइनस 35 बटा 25। ये तो हमने तब किया जब रिवैल्यू हो गया, ये 560 हो गया, ये मिनी लाइफ निकाली। तो वही पुरानी डेप्शन 535 माइनस 35 बटा 25। बोलो जी, 535 माइनस 35 बटा 25। और डीडी सेम, डीडी की ये डेप्शन तब आई जब जब रीवैल्यू होकर 44 पे चली गई ये फिगर और रिमेनिंग लाइफ निकाली। अगर ये ना होता तो डेप्शन ये होती 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5। सही है, तो 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5। अब इसका टोटल बताएं कितना है, एक ही बार बता दें, 140 और ये 167। अब बताएं जी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी है। ये राउंडिंग का डिफरेंस है सोल्यूशन किताब का, उसमें कोई 18-19 होगा, फर्क बढ़ता जा रहा है ना, ऐसा राउंडिंग चलती जा रही है ना, गलती नहीं होती है। इसीलिए आपके सामने मैंने राउंड करके सवाल किया, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। अच्छा जी, अब ये 20 रुपीज की डेप्रिसिएशन जो है ये हमने जरा इस तरह से निकाली है, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे भी सही क्योंकि आगे वर्किंग भी तो बढ़ानी है ना। 20, ये 20 की डेप्शन की रिवेल सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग साइड, यहाँ पे 19 के करीब पहुंच गई है राउंडिंग की वजह से, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बुक वैल्यू निकाल लोगे, बोलो। उसके बाद फिर 31 दिसंबर पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखोगे और फिर एंट्रीज कर लेना, ठीक है। और डेप्शन की एंट्री तो होनी नहीं है, इसलिए ये वाला काम दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बस इसको कंप्लीट कर लेना, बाकी को जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं कल फिर दोबारा इसके ऊपर बात कर लूंगा। ये लिखा हुआ यहीं पे पड़ा, कहीं नहीं जा रहा। जी बेटा जी, एक्सक्यूज क्या, कैसे ये वाली, ये 20 कैसे निकालें, ये 20 होता क्या, ये पता है क्या होता है? ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होती है कि रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई तो सरप्लस आया, जिस वजह से इतनी डेप्शन एक्स्ट्रा पड़ गई। अब ये आज तक हम क्या करते थे, जो एसिड के साथ करते थे वही सरप्लस का करते थे, डायरेक्ट फिगर आ जाती थी। लेकिन आज मसला ये है कि हर एक अलग अलग पड़ा है, तो हशर नशर जरा मुश्किल है। तो आसान काम क्या कर लिया, ये डेप्शन वो जो हमने निकाली आफ्टर रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो ये डेप्शन निकलती। ये कैसे पता चला, रिवैल्यूएशन ना होती तो पुरानी कॉस्ट यूज होती, पुरानी लाइफ यूज होती, बस और बदल जाते, पुरानी कॉस्ट पुरानी लाइफ, पुरानी कॉस्ट पुरानी लाइफ, तो डेप्शन ये निकलती। लेकिन रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुई तो डेप्शन ये निकल आई, इसलिए ये इंक्रीमेंटल है। इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। जूम करूं तो वर्किंग नजर नहीं आएगी, एक मिनट यार ये कर लेता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, बड़ी मेहरबानी भाई, आपने जो मुझे मशवरा दिया ना, मुझे तो पता ही नहीं था इसका। मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैं आपकी बात नहीं मान रहा, मैंने कट पेस्ट किया। दोबारा हो जाएगा यार, वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला खाना, आपकी वर्किंग पूरी ना हो, खाना खराब हो जाना। बना ली तस्वीर, बना ली बना ली बना ली। चलिए इसको कंप्लीट कीजिएगा अब आप, जिनसे नहीं हुआ था। बाकी सबको समझ आ गई है, इसकी एंट्रीज इकट्ठी करनी है, टाइम सेव करना है। ओके, अच्छा जी सही है।
लॉस आएगा तो पहले सरप्लस को खाएगा, जो बच जाएगा यहाँ पे 130 का, जो बच जाएगा प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, सवाल खत्म हो गया, क्योंकि 31 और 20 तक आना है। और अगले साल अगर जाना होता तो उसकी एंट्री नहीं करते, पर कैलकुलेशन करनी पड़ती। वो सवाल में लॉस आता तो ऐसे ही आता जैसे यहाँ पर आ जाए, तो हमें वो प्लस वाली फिगर कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसी तरह जैसे मैंने ये किया। ठीक है यार, ये मत बताया करो कहां से बिलोंग करते हो प्लीज, मुझे बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज हम इंशाल्लाह IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का स्टैंडर्ड। ठीक है जी, जरा पॉज कर दें हमें भी। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना नया टॉपिक। बेटा बातें क्यों करें यार, फिर कहते हैं मैं अपनी बोलूंगा। IAS 36 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। स्टैंडर्ड की अंग्रेजियां पता ही आपको, हम बाद में पढ़ते हैं। जैसे हमने कल डिस्क्लोजर ऑफ PPE पढ़े, और क्या पढ़े, बस सब कुछ ही आता था। छोटी मोटी चीजें रहती हैं इंशाल्लाह, I16 की वो साथ चलेंगी इसके अगले 5-6 दिन। ठीक है जी। अच्छा जी, पिछली क्लास में ये एक क्वेश्चन जो है ये बस बातों बातों में बना था, तो मैंने इसको मिटाने नहीं दिया। ये फिर आप लोग भी अब नोट कर लेंगे, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एक नाम हारिस इस्तेमाल हो रहा है। असल में वो एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ था हारिस, तो मैंने कहा कि हारिस परचेज एन एसेट। ठीक है, ये हारिस के पास एक एसेट है। ठीक है, और ये एसेट हारिस ने खरीदा है 1 जनवरी 15 पर, और इसकी कॉस्ट है 600 रुपए और यूजफुल लाइफ है 5 साल। ठीक है, तो बस है ये, बस। ठीक है, तो हारिस आप कहाँ से? हाँ, लाहौर से। आप कहाँ से? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? लो जी, हारिस से हुजैफा तक का सफर हमने तय किया। ये जी हुजैफा साहब है। ठीक है, ये हुजैफा लिखा हुआ है। ओके, ये हुजैफा लिखा हुआ है। हुजैफा प्यारा सरगोदा से लाहौर ये चल रहा था। 1 जनवरी 15 को इसने ये बस खरीदी थी। ठीक है, और ये कोर्ट मोमिन से है मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो कोर्ट मोमिन सरगोदा के पास एक जगह है, वहां से सुबह सवेरे सवेरे पहला टाइम लाहौर निकलता है 5 बजे के करीब, और शाम को 4-5 बजे यहाँ से वापस जाता है। सारे कोर्ट मोमिन के लोग जो हैं वो हुजैफा प्यारे के ऊपर ही लाहौर आते और जाते हैं। अब सुने, सब कुछ अमन सुकून से गुजर रहा था। 15 का साल भी गुजरा, 16 का भी गुजरा, और ऑन 31 दिसंबर 16 की शाम को हुजैफा के ड्राइवर और कंडक्टर ने आके एक तो हिसाब भी दिया, इसको हिसाब देते हैं ना आके बस का, और साथ ये भी बताया कि वो गोंदल भी एक कौम है वहां पे। ठीक है, वो उन्होंने ना एक गोंदल त्यारा लॉन्च कर दिया है, और वो नई यू टोंग बसें ले आए हैं, यू टोंग बड़ी बड़ी। अब हमें नहीं लगता कि अब हमारी इस पुरानी डेवो पे कोई बैठेगा। अब हुजैफा नेचुरली एक सोच में मुब्तला हो जाएगा कि हो सकता है जैसे मैं पहले सोच रहा था कि मेरी ये बस मुझे आने वाले बाकी साल्स में भी फायदा देगी, हो सकता है अब वो बस मुझे इस तरह से फायदा ना दे सके। नेचुरल है, जाहिर सी बात है कि सवारियां जो हैं वो नई बस की तरफ, कंफर्टेबल बस की तरफ मूव करेंगी। पहले ये अकेला बेताज बादशाह था कोर्ट मोमिन से लाहौर के रूट पर, अब एक कंपेटिटर भी आ गया है। तो कंपेटिटर के आने के ऊपर 31 दिसंबर 16 पर हुजैफा खड़ा है और परेशान है। पहले जरा हुजैफा को 31 दिसंबर 16 पर लेकर आते हैं। ये टाइम लाइन बनाते हैं जरा, पर्चे में जो कतन नहीं बनानी, ये वो वाली टाइम लाइन है। ये है जी, 1 जनवरी 15 को हुजैफा प्यारा खरीद कर कोर्ट मोमिन से लाहौर चला दिया था। ठीक है, और 600 रुपए का ये एसेट था। लाइफ इसकी थी 5 साल। सवाल खामोश है, तो सिंपल हम क्या करते होते हैं जी, स्ट्रेट लाइन डेफिसिट करते हैं। तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। 31 दिसंबर 15 वाले साल में 120 की डेप्रिसिएशन हुई, फिर 31 दिसंबर 16 का साल भी गुजर गया और 120 की डेप्रिसिएशन हुई। ठीक है, और ये 31 दिसंबर 16 का वाकया है कि यूटोंग लॉन्च कर दी गोंदल कौम ने। ठीक है जी, इसके मुकाबले में का एड्डा तू आया है, कल्ला ही कल्ला एंजॉय कर रहा है इस रूट पे। हम भी एक टफ कंपटीशन देंगे, सबसे अच्छी गाड़ी मंगवा ली भाई, जाग जा, हम सरगोदा से लाहौर पहुंचने वाले हैं। यार प्लीज यार, ऐसे ना कर यार, स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज जो यहाँ पर खड़े होकर नजर आएगी हमें अपनी बस के बारे में, वो होगी इसकी बुक वैल्यू। क्या होगी इसकी बुक वैल्यू? तो 31 दिसंबर 16 पर ये हुजैफा है। ठीक है जी, तो 31 दिसंबर 16 पर ये भाई हुजैफा भाई खड़े हैं। ठीक है, और ये जो 1 जनवरी 15 को 600 का एसेट खरीदा था, ये डेप्रिशिएट होकर आज कितने का? 360 का हो चुका है। 360 क्या है जी? बुक वैल्यू। ठीक है, अब इस दिन खड़े होकर हुजैफा अब ये सोचेगा कि अब क्या किया जाए। देखिए, कोई भी एसेट है ना आपके पास, वो आपको 2 तरह के फायदे दे सकता है। कोई भी एसेट आपके पास, कोई भी एसेट है आपके पास, अपनी जिंदगी में देख लें, कोई भी एसेट है 2 तरह के फायदे दे सकता है। या आप उसको आज ही बेच दें या उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, आपके पास बाइक है, आप उसको आज
बेच दें, पैसे आ जाएंगे। आप उसको बाइक पे चलाएं तो अगले 2-3 साल चल के पैसे आएंगे। आपके पास एक गाड़ी है, आप उसको आज ही बेच दें, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, बिजनेस माइंड बंदा हो, आज ही बेच दे वो गाड़ी तो उसको फायदा मिलेगा। अगर आज ही नहीं बेचता तो वो ऊबर क्रीम इन ड्राइव पे चला के उससे पैसे कमा ले। ठीक है। आपके पास कोई भैंस है, आज ही बेच दें या उसको रखें और ग्वाले बन जाएं, दूध निकालें बेचें। मुर्गियां हैं, आज ही बेच दें या सर्दियां आ रही हैं रख लें, अंडे बेचें। तो कोई भी एसेट है वो आपको किसी भी वक्त पे खड़े होकर दो तरह के फायदे दे सकता है। इसी तरह से मुर्गियों की तरह से हुजैफा की बस है। ठीक है। हुजैफा की बस भी 31 नंबर 16 पे खड़े होकर उसको दो तरह से फायदा दे सकती है। अगर वो आज ही इसको बाजार में बेच दे या उसको अगले बाकी 3 साल, सोचा क्या था 5 साल बाद बदल के बस नहीं ले लेगा, तो 3 साल रहते हैं, तो या तो आज बेच दे या अगले 3 साल इस्तेमाल करके बेचे। अगर आज बेचता है तो क्या मिलेगा? ऑन 31 नंबर 16 अ कंपेटिटर केम, गोंदल त्यारा केम। ठीक है। इफ हुजैफा सेल्स दिस एसेट टुडे, टुडे मतलब वो सवाल चूंकि वैसे ही बन रहा था ना, तो इसलिए वरना यहां लिखना चाहिए इफ हुजैफा सेल्स एसेट ऑन 31 नंबर 16। ठीक है ना। इफ हुजैफा सेल्स दिस एसेट टुडे, फॉलोइंग कैश फ्लोज आर रेलेवेंट। फेयर वैल्यू 320 मिलेगी इसको बस की, लेकिन कॉस्ट टू सेल क्या है 30। ये वही डिस्पोजल कॉस्ट है जो बताया था आपको। अगर एसी यहां बेचे या ठोकर में आज बेग ले जाकर बेचे तो वहां ले जाने तक का खर्चा डिस्पोजल कॉस्ट है। हमने उसको सेल प्रोसीड में से नेट किया था, याद आ रहा है? ये वही चीज है, तकरीबन वही चीज है। अगर आज ये बस को बेचने जाता है तो हो सकता है इसको किसी को कमीशन देना पड़े। ठीक है। या हो सकता है कि वो कोर्ट में ना बिक रही हो, उसको जो है वो इस बस को ले जाकर बेचना पड़े जो है वो पिशावर। ठीक है। तो पिशावर ले जाने का जो वो डीजल पेट्रोल टोल वगैरह ये खर्चे जो हैं ये एक डिस्पोजल कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट जो डिस्पोजल की वजह से पड़ती है उनको कहा जाता है कॉस्ट टू सेल। ठीक है। तो नेट में अगर आज बेच दे तो नेट में 320 नहीं मिलने, नेट में इसको 320 माइनस 30 290 मिलेगा। ये क्या चीज होती है जी? ये होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। यानी अगर ये क्या है? अगर आज बेच दे, अगर आज बेच दे तो ये फायदा आएगा। ठीक है। लेकिन ये भी कौन चौधरी हो तुम लोग? ये भी शाजी है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई गोंदल या कोई जो है वो चौधरी आए, कोई गुजर आए और जो है वो मुझे मेरे इस रूट से हटाए? नहीं, मैंने तो फैसला कर लिया है कि किराया आए ना आए बस तो चलेगी। ठीक है। तो मुकाबला आ गया। ये डिसीजन भी हो सकता है, ये कहे कि नहीं जी मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। तो अगर अगले 3 साल इस्तेमाल करे, अगले 3 साल इस्तेमाल करे तो ये फायदा आएगा। क्या फायदा आएगा? 3 साल बस रूट पे चलेगी, एनुअल कैश इनफ्लोज आएंगे। पिछली क्लास में इनफ्लो इन लिखना भूल गया था। इनफ्लोज आएंगे, किराया वगैरह। एनुअल आउटफ्लोज होंगे, डीजल वगैरह, टोल वगैरह, रिपेयर वगैरह, ये ड्राइवर की, कंडक्टर की तनख्वाहें वगैरह, ये सब खर्चे जो हैं, ये खर्चे बस मैंने एक ही लिख दिया आउटफ्लो। तो एनुअल कर लिया हमने। ठीक है ना, कि हर रोज किराया आएंगे, हर रोज खर्चे भी होंगे। एनुअली एक एस्टिमेट फिगर है, एस्टिमेट लगा रहे हैं ना बैठ के हम। ठीक है। अगर अगले 3 साल इस्तेमाल करें तो एनुअल कैश इनफ्लोज है 195 के, लेकिन इनको कमाने के लिए एनुअल आउटफ्लोज नहीं। ठीक है। एनुअल कैश आउटफ्लोज, ये भी कैश आउटफ्लोज ही, कैश आउटफ्लोज। ठीक है जी। ओके नेक्स्ट। लेकिन एक बात है, जब ये 3 साल चलाने के बाद तीसरे साल के एंड पे ले जाएगा तो उस दिन भी तो बेच सकता है कि नहीं? माना कि आज बेचे तो 320 का बिकेगा, लेकिन 3 साल बाद भी 135 रुपए मिल जाएंगे इसके। ठीक है। हाँ, चाहे कबाड़िए को भी दे देगा, कुछ पैसे तो आ ही जाते हैं। ठीक है ना। तो 3 साल मजीद चलने के बाद भी बिक तो जाने ही है इसने। आज बेच दे तो ये पैसे, अगर 3 साल इस्तेमाल, समझ आ रही है? अगर 3 साल इस्तेमाल करे तो इस्तेमाल करने से हर साल इतने इतने कैश फ्लो आएंगे और तीसरे साल के एंड पे ये फिर भी मिल जाना है। थोड़ा कम जाहिर सी बात है हो जाएगा, या आज जो हालत है बस की 3 साल बाद वो हालत तो नहीं रहनी। ठीक है। अब ये सिचुएशन है हमारे सामने। ठीक है। रिक्वायरमेंट में बाद में लिखता हूं, पहले सवाल हल करते हैं, रिक्वायरमेंट बाद में लिख लेंगे। ठीक है। अब ये सिचुएशन है, ये खड़ा है हुजैफा कहां? 31 नंबर 16 के। पिछली क्लास में वो हारिस 31 नंबर पर खड़ा, करिए नीचे खड़ा। ठीक है। तो 31 नंबर 16 पर खड़ा है हुजैफा और इस दिन अब इसने ये डिसीजन करना है कि ये एसेट इसको उतना फायदा देगा जितना ये सोच रहा था या नहीं। वैसे तो इसको ये लग रहा था ना कि 360 तो रिकवर हो ही जाएंगे, इससे ऊपर तो कुछ फायदा ही आएगा। एसेट के लिए नॉर्मली क्या हम सोचते हैं, बस खरीदी है, अब अज्यूम क्या करते हैं कि यार कम से कम ये कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी जितने की खरीद, और कुछ ऊपर प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे फ्यूचर में बस से आगे। ठीक है। लेकिन कम से कम ये कॉस्ट तो रिकवर होनी ही चाहिए। अब ये देखना है, शक ये पड़ गया हमें कि ये ना हो कि सवारियां इतनी कम हो जाएं कि हमारे पास कोई आए ही ना और हमें ये फायदे नसीब ही ना हो। ठीक है। चले, अब बहरहाल हमने कैलकुलेशन किया करनी है। ठीक है। और इस कैलकुलेशन का नाम होता है जी इंपेयरमेंट टेस्टिंग। क्या नाम होता है जी? इंपेयरमेंट टेस्ट। ये एंड वाला नजर आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूं ना, सुन लो, अगर नजर नहीं आ रहा तो। अगर कुछ नजर ना आए तो मेरे बोलने से सुन लिया करो। ठीक है जी। इंपेयरमेंट टेस्ट, इससे असल में नीचे काफी कुछ करना होता है ना, इतना बड़ा बड़ा इंपेयरमेंट लिख दो फिर चले कुछ ना करना। इंपेयरमेंट टेस्ट, इंपेयरमेंट टेस्ट से अपने एसिड को गुजारेंगे। 31 नंबर 16 पे खड़े होकर हुदैफा अपने अपने एसिड को का शुगर का टेस्ट कराएंगे, ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराएंगे, नहीं इंपेयरमेंट का टेस्ट। एसिड है, इसका इंपेयरमेंट टेस्ट कराने लगे। ठीक है। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग में सबसे पहली चीज जो हम निकाल लिया करते हैं वो होती है बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ये तो सबसे आसान काम है, ये तो हमारे हाथ में होती है। ठीक है। बुक वैल्यू कैसे निकला करती है?
कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये टाइमलाइन थोड़ी हमने परचेंट बनानी हो, टाइमलाइन तो हम नहीं बना रहे होते, इसलिए मैं वो बता रहा हूं काम पे जो हम करेंगे। हम ऐसे कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 600 माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर 600 बटा 5, कितने साल गुजर गए, 2 गुजर गए, तो ये आंसर डायरेक्ट निकाल देगा आपको 307। ये क्या है जी, बुक वैल्यू। तो 31 दिसंबर 2016 पे खड़े होकर ये किस दिन है जी, एज ऑन 31 दिसंबर 16। ठीक है, 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर ये बिल्डिंग, ये हमारी बस की बुक वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है, उस चीज का नाम मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सिचुएशन क्या है, सामने कंपेटिटर आ गया है 31 दिसंबर 16 पर, और हमने अपने एसेट को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। इंपेयरमेंट टेस्ट में हमने क्या करना होता है ये बाद में बताऊंगा, एक चीज पहले कैलकुलेट कर ले। ठीक है, वो चीज क्या है, मैंने जो बात आपके साथ की कि कोई भी एसेट हमें किसी भी वक्त दो तरह का फायदा देने के लिए तैयार है। अगर आज ही बेच दें तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मिलेगी, और अगर इस्तेमाल करके बेचें तो फिर 3 साल इस्तेमाल होने से भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो आएंगे, और तीसरे साल के एंड पे सेल प्रोसीड्स भी आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर हम एसेट को आज ही बेच दें तो हमें क्या मिलेगा जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मैंने सीटीएस लिख दिया। ठीक है, कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ आ सकता है, ये डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी होगी, थ्योरेटिकल बातें हमने करनी है इंशाल्लाह आने वाले दिन में करेंगे, फिलहाल जरा बेस तो बना लें स्टैंडर्ड की। ठीक है, अब कितनी फेयर वैल्यू है जी, 320, लेकिन नेट में इसको 290 ही मिलना है। ठीक है जी, लेकिन अगर ज़ैफा ये फैसला करता है कि जी हम तो इसको यूज करेंगे, ठीक है, तो अगले 3 साल ये एसेट मजीद चलेगा, 3 साल। हाँ, बरकत तो वैसे ही वक्त में खत्म होती जा रही है, तो छोटे छोटे। ठीक है जी, तो ये हमारे 3 साल मजीद इस एसेट में चलेगा। अब ये एसेट अगले 3 साल चलेगा, तो चलने से ठीक है, एसेट थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, तो रहने दें, ठीक है, आने दें। 300 साल में 3 साल चलेगा। कौन कौन से साल, ये कौन सा साल था, 15 16 ये गुजर गया था, 17 18 19 ये गुजरने हैं, हम यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अगर ब्लू मार्कर बच्चे कहते हैं नजर नहीं आता, चले ब्लैक यूज करता हूँ। अगर हम इस एसेट को यूज करेंगे तो 17 के साल में कितने इनफ्लोज देगा और आउटफ्लोज देखें। 17 के पूरे साल में ये नहीं किराया साल के एंड पे इकट्ठा आना होता है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग हम सारे कैश फ्लोज को साल के शुरू या एंड पे ले आते होते हैं। वैसे आपके लेवल में हमेशा साल के एंड पे होंगे, सवाल चुप हो चाहे सवाल खुद बता दे। हाँ, जब आप फाइनल में जाओगे बीएफडी के अंदर, तो उसके अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वगैरह करोगे तो वहां पे फिर आपको कभी कैश फ्लोज को स्टार्ट में कभी एंड पे लाना पड़ता है, वहीं की बात है। फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं होने वाला। आप 17 के सारे कैश फ्लोज को लेकर आओगे 17 के एंड पे। ठीक है, 17 के साल में पूरा साल बस चले तो कितने कैश इनफ्लोज होंगे, 195। हमने कहा जी 195 का इनफ्लो होगा जी 195। उसके बाद आउटफ्लो भी होगा, बिल्कुल जी। अच्छा, हर साल कितना कितना इनफ्लो है पहले ये तो बता दो, 195 195 और 1। ये एंड पर ले आए 31 दिसंबर 2017 के, ये 31 दिसंबर 2018 के, ये 31 दिसंबर 2019 के एंड पे ले आए। ठीक है, लेकिन इन इनफ्लोज को कमाने के लिए एनुअली कुछ आउटफ्लोज भी हो रहे हैं। वो कितने हैं जी, 70 70 70। और नेट अगर कर दें तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चलें ना, ऐसे टाइमलाइन पर्चे में हमने बनानी है, तो बस अब चीजें सीख रहे हैं ना, पहली बार तो एक एक चीज को तोड़ फोड़ कर करना सीख रहे हैं जी। तो नेट में क्या इनफ्लो है आउटफ्लो, नेट में इनफ्लो है कितना, 125 125 125। लेकिन तीसरे साल के एंड पे कुछ और भी मिलेगा, सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ 3rd ईयर्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, वो कितने जी, 135। तो सेल प्रोसीड भी लिख लो, बस फर्क ये है कि ये सेल प्रोसीड्स एंड पे आएगी, और इसकी कॉस्ट टू सेल या डिस्पोजल कॉस्ट जो भी लिखना है वो लिख लो। कॉस्ट टू सेल लिखा हुआ है, कॉस्ट लिख लो 40 रुपए, और ये 95 भी हमें नेट में मिल जाएगा। ठीक हो गया जी, समझ आ रही है। यानी अगर हम इस बस को इस रूट पे चलने दें तो 125 125 125 और 95 टोटल कितना बनता है, 4। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बस हम आज बेच दें तो हमें ये 290 का फायदा देगी, और अगर हम इसको यूज करें तो यूज करने से जो वैल्यू मिलेगी, वैल्यू इन यूज भी उसको कहते हैं। ठीक है, वो कितनी बताई आपने, 470 मिलेगी। एम आई राइट, आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये देखो देखो देखो, हाँ चलते हैं, उधर ही जा रहे हैं। ठीक है, उधर ही जा रहे हैं। देखो ये बुक किस दिन की है, 31 दिसंबर 16 की। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल किस दिन की है, 31 दिसंबर 16 की। टुडे अगर वो बेच दे, ठीक है, लेकिन ये जो आपने वैल्यू इन यूज निकाली है, ये 31 दिसंबर 16 की नहीं निकाली आपने, ये तो अगले 3 साल पे फैले हुए हैं। नहीं 19 की भी नहीं है, 17 के अंदर, 18 के अंदर, 19 के अंदर कैश फ्लोस पड़े हैं।
तो ये लाइक विद लाइक का कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो वैल्यू इन यूज जो है वो सिंपली कैश फ्लो लेने से नहीं आती, बल्कि अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो वैल्यू इन यूज कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट, कर लो नेट कैश फ्लोस, फ्यूचर नेट कैश फ्लोस, ठीक है। और ये प्रेजेंट वैल्यू हमें किस दिन चाहिए होती है? ये प्रेजेंट वैल्यू हमें चाहिए होती है एज ऑन 31 दिसंबर 16, ठीक है, एज ऑन 31 दिसंबर 16, ठीक है। ये फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल भी किस दिन पड़ी हुई है? ये भी एज ऑन 31 दिसंबर, हर चीज 31 दिसंबर 16 की है, वो पहले किस दिन पड़ी हुई है? एज ऑन 31 दिसंबर 16, ठीक है। तो हमें इन सारे कैश फ्लोज को लेकर आना है 31 दिसंबर 16 पर, ठीक है। ये रेड लाइन है 31 दिसंबर 16, ये सारे कैश फ्लोज इससे आगे पड़े। हम डिसीजन, हुजैफा ये खड़ा हुआ, हम डिसीजन मेकिंग इस दिन कर रहे हैं। हमारे एसेट की बुक वैल्यू दिन 360 है, हम ये एसेट अगर आज बेचे तो मिलेंगे इसके 390 रुपए, 290, ओके व्हाटएवर, ठीक है। अब अगर यही एसेट हम अगले 3 साल इस्तेमाल करते हैं तो वो 3 साल पर फैले हुए हैं कैश फ्लोज, तो उनको डिस्काउंट करना पड़ेगा। बड़ी होगी पीआरसी में डिस्काउंटिंग तो, ठीक है। वैसे मैं रिवाइज करवा दूंगा, एनवीटी भी सिंपल भी, लेकिन मान जाया करें, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है पीआरसी का बच्चा बगैर इसके पढ़े नहीं आ सकता, पता है मुझे, ठीक है। तो बहरहाल फिलहाल मसला ये है कि इस 125 को भी लाना है आप या 31 दिसंबर 16 पे, ये 1 साल पर है। फिर इस 125 को आपने लाना है 2 साल पीछे, इस 125 को आपने लाना है 3 साल पीछे, और इस 95 को आपने लाना है 3 साल पीछे। तो ये सारे कैश फ्लोज को आपने उठाकर लेकर आना है 31 दिसंबर 2016, ठीक है। अब फिलहाल सिंपल डिस्काउंटिंग सिखाता हूं। बहरहाल ये वैल्यू इन यूज हम निकाला करेंगे वर्किंग में, ठीक है, और ये वर्किंग 1 में आपको करके दिखाने लगा हूं, ठीक है जी। तो वर्किंग नंबर 1 यही कर लेते हैं। अच्छा जी, अब निकालने लगे हैं हम वैल्यू इन यूज। किस दिन निकालना चाह रहे हैं जी? एज ऑन 31 दिसंबर 16। अब 125 जो है भाई, सिंपल डिस्काउंटिंग जो थी ना, सिंपल, उसका फॉर्मूला होता था, आप अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फ्यूचर वैल्यूज को 1 प्लस आर भी कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ आई भी लिखते हैं, रेस टू पावर माइनस एन कर। ये सिंपल डिस्काउंटिंग है। एनयूटी का फॉर्मूला देखते हैं, टाइम बचा तो वो भी रिवाइज करा दूंगा, यहाँ लग सकता है, वो कब लगता है, वो क्या होता है, वो बता दूंगा। फिलहाल सिंपल डिस्काउंटिंग से काम चलाते हैं, ठीक है। तो 125, ये वाला जो 125 है, इसको कितने साल पीछे लाना है? अच्छा, अब ये देखना जरा, रेट ऑफ ये इंटरेस्ट रेट जो है, डिस्काउंट रेट जो सवाल में दे दिया गया है कितना? 15%, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। अब अगर 15% है तो मैंने 1 प्लस आई करना है, तो 1 प्लस 15%, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 प्लस 15 या 1.15, ठीक है। तो ये मैं 1.15 लिखूंगा तो मसला तो नहीं होगा। 1.15 कैसे लिखते समझ आ गई? चल जी, तो 125 जो है, ये मोहतरम को आप बुलाएं वापस। हाँ भाई आ जाओ जरा। 1.15 कितने साल वापस आओ? 1 साल। सारों को इकट्ठा करते हैं। इस 125 को कितने साल वापस बुलाना है? 1 और 2 साल वापस बुलाना है, ठीक है। तो 125 इंटू 1, सबसे मुश्किल काम यही है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। 1 मिनट बीच में ना रोका करो भाई। प्लस इस 125 को कितने साल वापस लाने हैं? 1 2 3, यहाँ पे खड़ा है ना ये 125, ठीक है। 1 2 3 साल वापस लाना है, तो यहाँ पे लिख लें 125 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर माइनस 3 प्लस ये 95 भी कितने साल दूर खड़ा है? 31 दिसंबर 16 पे लाना है ना, तो 31 दिसंबर 19 पे खड़ा है, तो 1 2 3 साल ये भी पीछे आ गया, तो 95 इंटू 1.15 रेज़ टू पावर माइनस 3, आंसर इज 348। अगर एसिड को इस्तेमाल करें तो उससे जितने कैश फ्लो इस एसिड की लाइफ में आने हैं उनकी भी आज की वैल्यू कितनी आ गई? 348। इसको कहते हैं वैल्यू इन यूज, ठीक है जी। फरमाया अच्छा जी, नेक्स्ट जी, आगे चलते हैं। मेरी बात सुने प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे ही जाना ये सवाल, ठीक है जी। अब हुजैफा इन 2 फिगर्स को देखकर अकलमंदी का मुजाहरा करे तो किसको सिलेक्ट करेगा? हायर को। कोई भी अकलमंद बिजनेसमैन क्या कहेगा? अगर एक एसेट उसको चलकर फायदा दे 348 का, अब तुम अकलमंद हो, अगर कुछ और सोचो तो, मैं अकलमंद की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। कोई भी एसेट अगर आपको अभी बिक कर 290 का फायदा दे रहा है और आप उसको अगर इस्तेमाल करते हो, उससे आपको 348 का फायदा देता है, तो आप बीइंग प्रूडेंट बिजनेसमैन क्या फैसला करोगे? हायर की तरफ जाओगे, ठीक है। तो इन दोनों में से जो हायर है, स्टैंडर्ड ने उसको नाम दिया हुआ है रिकवरेबल अमाउंट। ये हमने रिकवरेबल अमाउंट निकाली बेसिकली। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? स्टेप 2 में हमने रिकवरेबल अमाउंट निकाला करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? रिकवरेबल अमाउंट इज higher of number 1 fair value less cost to sell, और नंबर 2 वैल्यू इन यूज। तो इन दोनों में से क्या हायर है? 348। तो 348 को रिकवरेबल अमाउंट हमने कह दिया। ये बात समझ आई? रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। फिलहाल इसको फिर मैं छुपा रहा हूं, ठीक है। तो हमने क्या निकालना सीखा जी आज? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलती है? वही पुराना सवाल कि एसिड आपको क्या क्या फायदा दे सकता है? किसी भी दिन खड़े होकर वो बिक के फायदा दे सकता है या इस्तेमाल से।
बिक के तो फायदे के कैश फ्लो आज के दिन ही खड़े हैं, लेकिन इस्तेमाल वाले कैश फ्लो जो हैं वो पहले होते हैं, उसकी रिमेनिंग लाइफ में उनको खींच के वापस लाते हैं और डिसीजन मेकिंग वाले दिन लाके खड़ा करते हैं जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं अगर एसेट बेच दें तो 290 का फायदा, और अगर इस्तेमाल करें 348 का, तो हायर क्या है? स्टैंडर्ड ने कहा ये है रिकवरेबल अमाउंट। क्या है? मैक्सिमम एसेट से क्या रिकवर कर सकते हैं हम, जितना मर्जी जोर लगा लें, कितना फायदा उठा सकते हैं? 348 का। बात समझ आइए ना? इसलिए तो क्या करें, ये मैक्सिमम रिकवरी औकात की एसेट की मैक्सिमम औकात है। आपकी बस की मैक्सिमम औकात क्या है? 348। इससे ज्यादा की औकात है ही नहीं इसकी। मैक्सिमम जो मर्जी कर लो, ये बस कितना फायदा देने जा रही है हमें? 348 का। ठीक है, ये क्या बन गई? रिकवरेबल अमाउंट। यहां तक को मसला। अब आता है अगला मसला, असल मसला। आपकी किताबों में एक एसेट नजर आ रहा है 360। आप कह रहे हैं ये बस 360 की है, जबकि टेस्ट इंपेयरमेंट टेस्ट लगने के बाद हमें क्या पता लगा है कि ये एसेट हो सकता है ना, हो सकता है कि ये पहले 295 300 के कैश फ्लो लाने हो, वो किराए कम हो गए हैं ना, किराए कम हुए तो वैल्यू इन यूज कम हुई तो टेंशन पड़ी। बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि आपका एक एसेट किताबों में 360 पे पड़ा है, जबकि मैक्सिमम इससे जो फायदा रिकवर होना है फ्यूचर में, जो मर्जी कर लो, वो कितना है? 348 का। तो इसका मतलब आपका एसेट औकात से बाहर है। ठीक है, आपका एसेट किताबों में जितने पे नजर आ रहा है, ये यूजर को धोखा दे रहे हैं। आपका एसेट फ्यूचर में 360 रिकवर कर ही नहीं रहा, यानी फ्यूचर में आपको क्या होने जा रहा है? लॉस है। सीधी सी बात है भाई, आपने एक एसेट खरीदा, बिजनेस में लगाया, उस एसेट ने अपनी कॉस्ट रिकवर नहीं की, तो क्या है? लॉस ही है ना। अब ये एसेट फ्यूचर में आपको लॉस देता हुआ नजर आ रहा है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था? फ्यूचर के लॉस को तो आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो अगर हमारे एसेट की बुक वैल्यू ज्यादा हो रिकवरेबल अमाउंट से, तो हम कहते हैं लो जी एसेट इंपेयर हो गया है। एसेट क्या हो गया जी? इंपेयर हो गया है। तो स्टेप 3 में हम इंपेयरमेंट लॉस निकालते हैं। ठीक है जी, इंपेयरमेंट लॉस जी, और वो 12 आया है। ठीक है, ये बात समझ आई? ये बात समझ आई है? इंपेयरमेंट लॉस क्यों आया? इंपेयरमेंट लॉस क्या है? इंपेयरमेंट लॉस हम कह रहे हैं कि जितना एसेट हमारा अपनी औकात से बाहर हुआ था, उसको औकात में वापस ले आए। कितना लॉस रिकॉर्ड करें, उसकी एंट्री तो सिखाता हूं ना अभी। अभी लॉस रिकॉर्ड कितना करना है जी? 12 क्या है इंपेयरमेंट लॉस? कैसे पता चला? एसेट की किताबों वैल्यू 360 है, पर मैक्सिमम रिकवरी कितनी है? 348। तो 12 रुपए से इसको क्या कर लो कम। यहां तक को मसला। अब अगली सबसे अहम बात, ये जो 12 रुपए का लॉस आया है, इस लॉस की जर्नल एंट्री क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देख लें। बहुत मुश्किल एंट्री है, बड़े ध्यान से सुनिए। बल्कि पहले छोड़ें, मुश्किल एंट्री को छोड़ें, पहले मुझे बताएं डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है आप लोगों को? अच्छा बताएं क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री होती है। अब डेप्रिसिएशन का नाम हटा के इंपेयरमेंट लॉस लगा दें, आपकी एंट्री हो गई। इतनी मुश्किल एंट्री है। हाँ देखो, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपेयरमेंट है। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस लिखना तो लिख लो, जरूरत नहीं है। बातें क्यों कर रहे हो यार? लॉस का मतलब एक्सपेंस ही होता है, तो लिखने की जरूरत तो नहीं है। लिखना चाहे कोई तो लिख भी सकता है। दोबारा बड़ा करके लिखें जी। तो क्या एंट्री है जरा बोल दें? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट 12 रुपए से। लो जी, ये इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री आ गई। कितनी मुश्किल थी ना? देखो पसीना निकल गया मेरे ये एंट्री करते हुए। बस फर्क है, इंशाल्लाह कल मजीद एलाबोरेट भी करूंगा। फर्क ये है कि डेप्रिसिएशन हर साल आती है। बच्चे ना कल फर्क पूछेंगे, कल ही बताऊंगा इंशाल्लाह। वैसे तो थोड़ी सी बात सुन ले, डेप्रिसिएशन हर साल आती है बगैर यू टॉन्ग के आने के। इंपेयरमेंट ने सिर्फ तब आना है जब यू टॉन्ग ने आना है। ठीक है, अब अगले 3 साल कोई और रिस्क ना आए, कोई इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं। हाँ बात शुक्र याद आ गई अहम। इंपेयरमेंट टेस्ट में हम क्या करते हैं? 2 चीजों को कंपेयर करते हैं। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? बुक वैल्यू और रिकवरेबल। हम अलग बात है कि रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए हमें ये इन दोनों में से कोई हायर फेवरेबल कॉस्ट सेल वैल्यू जो हायर हो उसको रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं पहले, फिर रिकवरेबल अमाउंट को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो बुक वैल्यू अगर ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो हम कहेंगे एसेट औकातों बाहर है। इसको औकात में लाने के लिए एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, लॉस रिकॉर्ड करें। सब कुछ समझ आएगा। अभी तो पूरा आधा 20 मिनट पड़े, ठीक है 25 मिनट सुने, अभी बात होनी है, लेकिन फिलहाल चलने दें इसको। 2-3 ऑप्शन जरा और में डालने में फिर, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि मिसाल के तौर पे ये ना 320 पहले लिखा है, वरना असल सवाल में भूल ना जाओ। ये अगर 380 है, ठीक है 380 है, यहां पे 380 आ जाएगा, बोलो। और ये कितना बन जाएगा? 300। तो हायर क्या बन जाएगा? 350। लॉस 10 हो जाएगा। हाँ ये तो बात मानने में आती है, तो मसला तो नहीं है। लेकिन मेरा सवाल और है। मेरा सवाल ये है, क्या 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर अगर हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 350 आई है और वैल्यू इन यूज 348 आनी है, यानी आज बेचे तो 350 और रोल के 3 साल इस्तेमाल करके फिर बेचे तो 348 का फायदा, तो क्या रिकवरेबल अमाउंट 350 आ गई, लेकिन क्या हज़ैफा पे ये लाजिम हो गया है कि अब वो इसको बेच भी देगा? सईदा दिला रही है, ये चाहे नुकसान हो चाहे नफा हो, हम अपना रूट क्यों छोड़े?
हम अपना रूट, वो कहां से आए जुमा जुमा 8 दिन आके मेरे रूट पे मेरे से मुकाबला करेंगे? मिस्टर अकाउंटेंट हम सिर्फ इसको हिसाब लगा के देंगे कि भाईजान आज भेज दो 350, इस्तेमाल करेंगे तो 348। उसने कहा मैं इस्तेमाल करूंगा, नुकसान आता है तो आए, मैं अपना रूट नहीं छोड़ सकता। ये एक बात करना चाह रहा था कि यहां से हमने इंपेयरमेंट लगाया है, अगर हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल वैल्यू यूज से ज्यादा भी आ जाए तो भी ये जरूरी नहीं है कि ज़ैफा आज बस बेच देगा। वो कहेगा ठीक है यार तुम अपना लॉस बुक करो, इंपेयरमेंट लॉस की बात मानो, आई 36 लगाओ, पर ये ना कहो मैं बेचूंगा नहीं, मैं इस्तेमाल करूंगा, बस नुकसान आता है या नफा आता है। तो ये ना समझना कभी ये सिचुएशन डिफरेंट हो जाए तो लो जी गया एसेट, अब आगे बचेगा नहीं, एसेट पड़ा रह सकता है, एसेट बेचना जरूरी नहीं है। हाँ इंपेयरमेंट टेस्ट लगा के उसको काट पे ले तो आए, ठीक है, समझ आइए बात। वापस चले जी 290 320 तेजी चेक की मेरी 320, यहां तक को मसला। अब एक और आखिरी बात सुनो फिर आपके सवाल लेता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ओहो ये तो सही नहीं किया 300, अच्छा जी, मिसाल के तौर पे सिचुएशन ये बनी कि हमारे पास एसिड की, ये ऑप्शन 1 था, ठीक है, ऑप्शन 2 बनाते हैं यहाँ पर, ब्लू अब मैं यूज नहीं कर सकता, ऑनलाइन बच्चे कहते हैं नजर नहीं आता, ये 360 ही था, लेकिन यहां से कोई चीज इतनी हायर आई कि ये हो गया 380, नहीं बोलता मैं सकता 380। अब जी इंपेयरमेंट गेन आ गया? नहीं, बात सुने जी, बात सुने, या तो इंपेयरमेंट लॉस होता है या इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन। फ्यूचर के गेन को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, प्रूडेंस ने सिर्फ फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड करने की बात की। तो अगर फ्यूचर में 360 का एसेट है, फ्यूचर में उससे रिकवर 380 हो जाना, तो 20 का गेन आज रिकॉर्ड नहीं करना, जब गेन होगा तो गेन रिकॉर्ड हो जाएगा, फ्यूचर गेन तो कोई नहीं रिकॉर्ड करता। तो बड़े अहम जुमले को सुनना, या तो इंपेयरमेंट लॉस है या इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, या तो इंपेयरमेंट लॉस इज या इंपेयरमेंट लॉस इज नॉट, नहीं नॉट इज नहीं है, ठीक है, या तो इंपेयरमेंट लॉस इज इंपेयरमेंट लॉस है या इंपेयरमेंट लॉस नॉट इज इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। ओके, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन। हमने 2-3 दिन बाद एक रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट पढ़ना है, वो डिफरेंट चीजें तब समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात, या तो इंपेयरमेंट लॉस होता है या इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन। क्लियर है ये बात, ठीक है, ओके। बहरहाल जी ऐसा हुआ नहीं हमारा सवाल ये, ठीक है, लेकिन ऐसे कोई बदल सकता है ऑप्शन, ठीक है। तो एक रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट बाद में लिखवाता हूं, जगह नहीं है मेरे पास यहाँ, तो पहली रिक्वायरमेंट सवाल में लिखें आप, कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी एज ऑन 31 दिसंबर 2000। जिसने सवाल नहीं लिखा हुआ ना, जिसने सवाल नहीं लिखा हुआ वो सवाल बाद में लिख ले, पहले रिक्वायरमेंट अब लिखे, ठीक है ना। लिखें रिक्वायरमेंट नंबर 1, कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस, ब्रैकेट में लिखें इफ एनी, किसने छुपाया हुआ दूसरे वाला, मैं यहां लिख ही देता हूं, देखो कंटाल आने तो सुन के लिख दें। ये इसकी रिक्वायरमेंट यहां पूरी नहीं आ रही, यहां पे रिक्वायर्ड नंबर 1, कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस। जरा इधर देखिएगा सब, इफ एनी मतलब इंपेयरमेंट लॉस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ना, टेस्ट लगाते अगर और ये सिचुएशन आ जाती तो इंपेयरमेंट लॉस नॉट इज, तो फिर इफ एनी लिखना जरूरी है। इंपेयरमेंट लॉस हो भी सकता है, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने में जरूरी नहीं है कि लाजमी इंपेयरमेंट होगी भी, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ओके, कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी एज ऑन 31 दिसंबर 2016, ठीक है जी। दूसरी रिक्वायरमेंट है, बल्कि कैलकुलेशन क्या करनी, दूसरी रिक्वायरमेंट डाल देता हूं, नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अच्छा बाद में मैंने 17 भी करना है, फिर ये ना कहना कि बताया नहीं, फिलहाल 16 बना रहे हैं, ठीक है। ये 2 रिक्वायरमेंट्स ले जी, नोट बन गया, देखें इधर 31 दिसंबर 16 का नोट बनाना है, कोई एडिशन नहीं था, कोई डिस्पोजल, मैंने फिर भी एडिशन लिख दिया, कोई ना इंपेयरमेंट ना रिवैल्यूएशन ना कोई ट्रांसफर ना कोई डिस्पोजल कोई एडिशन, मैं एडिशन नाम भी लिखता तभी काम चलता। बाहर चलो नोट जरा थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी शक्ल जरा बन जाए, ठीक है। 5 मिनट बना ये नोट, आपकी क्लास में 10 मिनट बच गए, चले कोई बात नहीं, 5 मिनट जल्दी छुट्टी दे देंगे, ठीक है। अच्छा कभी ऐसा भी होना चाहिए जी। फॉर द 31 दिसंबर 16 नोट बना रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है। 31 दिसंबर 16 का अगर नोट बनाना है तो ओपनिंग बैलेंस होगा 1 जनवरी 16 पर, जिसको हमेशा कैलकुलेट करते हैं 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर। तो एसेट रीवैल्यू तो हुआ नहीं, तो 31 दिसंबर 15 पर खड़े होकर, चाहे 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर, चाहे 17 पे खड़े होकर, चाहे जहां मर्जी खड़े हो जाए, एसेट के अकाउंट में तो क्या पड़ी होनी है, कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है 600, तो क्लोजिंग 31 दिसंबर 15 का क्लोजिंग 600 कॉस्ट है, यही 1 जनवरी 16 का ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। अब ये एसेट खरीदा, जब रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है तो 31 दिसंबर 15 पे होकर ही हमने क्लोजिंग निकालना है ना, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का क्लोजिंग निकालना है, बोलो। तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर अगर एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन पड़ी होगी। अब डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन सिर्फ 1 साल की है, 120 रुपए,
ठीक है, 31 दिसंबर 15 इसीलिए कहा है क्लोजिंग 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर निकाला करो। तो यकम जनवरी 16 का ओपनिंग भी वही बनेगा 120। कोई मसला, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले जी, आपके अलावा। जी जी बेटा 120 ये 31 दिसंबर 16 का नोट बना रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस यकम जनवरी 16 पे चाहिए, तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर निकाला तो एक साल की डेप्शन पड़ी हुई थी 31 दिसंबर 15 तक। एसेट यकम जनवरी 15 को खरीदा है तो 31 दिसंबर 15 कितने साल की डेप्शन पड़ी होगी, वो कितनी है फिर। अच्छा नेक्स्ट, कोई एडिशन हुआ तो क्लोजिंग भी क्या है 600। अब जी 16 के साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और उसकी एंट्री पास करनी है। 16 के साल की डेप्शन क्या है, ये 15 के साल की डेप्शन की एंट्री की ना हमने जो उधर आ रही थी ओपनिंग में। अब 16 के साल की डेप्शन कितनी है 120, इसकी एंट्री पड़ी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 120 से, और ये टोटल कितना हो गया 240। यहां पे हमारा सवाल खड़ा था जहां से हमने नया टॉपिक शुरू किया 600 240 360, यही बुक वैल्यू थी ना 360, ये 360, यहां से आगे तो सवाल शुरू है। तो यहां तक तो हमने पुराना पढ़ा हुआ है, कोई नई बात यहां तक नहीं थी। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे, ये कोई बात नहीं है जी, जिस साल की रिक्वायरमेंट होगी उसी साल का बनेगा बेटा। अगर 15 का नोट बनता तो ओपनिंग ना होता, ये तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है ना, ये कौन सा असूल है। अच्छा जी 31 दिसंबर 16 पर ये सिचुएशन हमारे एसेट की ऑलरेडी है, माइनस करना है उसमें। अब मसला क्या हुआ, यूटोंग आ गई, ठीक है, यूटोंग आई तो ये सब हुआ, इंपेयरमेंट टेस्ट लगा और एसेट 12 रुपए से इंपेयर हो गया। इंपेयरमेंट की एंट्री, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेट इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, तो अपनी डबल बैठ के जाएंगे और इधर देखें, क्योंकि मैंने आपको कहा 100% ये डेप्रिसिएशन जैसा ट्रीटमेंट है, तो फिर 100% है तो जैसे डेप्शन का इधर सेक्शन है वैसे ही इंपेयरमेंट का भी सेक्शन बना लो। ये लो, ये देखो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग एडिशन डिस्पोजल वगैरह क्लोजिंग, फिर अक्यूमुलेशन ओपनिंग डेप्रिसिएशन वगैरह क्लोजिंग, और उसी तरह से अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस ओपनिंग इंपेयरमेंट क्लोजिंग, नो डिफरेंस एट ऑल, नो डिफरेंस, ना एंट्री में फर्क ना ट्रीटमेंट में फर्क, बस एक सेक्शन बढ़ा दिया हम। अब 12 रुपए की एंट्री करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ यकम जनवरी 16 पर कोई इंपेयरमेंट लॉस पड़ा है अक्यूमुलेटेड, नहीं पड़ा हुआ, क्यों, पहली बार फिर अब आप पढ़े पहली बार 16 से पहले तो हमें पता नहीं लगा 36 लगता है, ये करेंगे 16 पे आपको पता लगा हमें, ठीक है। अब 31 दिसंबर 16 पर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया, इंपेयरमेंट ना होती तो कुछ ना करते, जीरो, इंपेयरमेंट हो गई तो एंट्री पास करो, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस 12 से क्लोजिंग कितना आ गया 12। अब आज जाके हमारा फॉर्मूला पूरा हुआ है, जो आईएस 16 ने बुक वैल्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, असल में वो ये लिखा हुआ है, ये बुक वैल्यू होती है, सुन लो सारे, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। कहीं भी स्टैंडर्ड में आप देखोगे ना तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला ये है असल में, आज बात पूरी हुई, ठीक है। अब बुक वैल्यू निकालनी है तो कॉस्ट में से माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट इज इक्वल टू, लो आ गया ना औकात पे, 348 की औकात थी ना, 12 रुपए का लॉस रिकॉर्ड किया आ गया औकात। यही हम चाह रहे थे कि हमारी बुक्स में ये एसेट 348 पे नजर आए, 360 पे नजर आना सही नहीं है, ठीक है, वो यूजर को मिसगाइड कर रहे हैं आप, फ्यूचर में लॉस होने जा रहा है, आज ही रिकॉर्ड करें, कर लिया रिकॉर्ड, एसेट हमारा राइट डाउन हो गया 348 पे आ गया इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होने के बाद। जहां तक को मसला तो पूछो। हाँ जी और बताऊंगा, मतलब 6 7 8 पढ़ेंगे हम, कुछ इंटरनल होते हैं कुछ एक्सटर्नल होते हैं, तो पूरी बहस है स्टैंडर्ड की, अभी कहां, अभी तो पहला दिन है, छापर में डाल के दे दूं आइए 36 नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स कई सारे हैं, ये तो आसान था, एक बस सिखा दिया ट्रीटमेंट, बाकी वो पढ़ेंगे हम, ठीक है, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल, कुछ हमारे कंट्रोल में कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर, बट इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स हैं बेतहाशा। अच्छा जी, नोट की एक ही बात तस्वीर बनाइएगा, अब अगले साल का नोट भी बनाना है हमने। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बना लें, ये सारे ही सांप, ठीक है जी जी। अब 31 दिसंबर 17, तो एक साल का क्लोजिंग, अब तो 1 मिनट में अगले साल का ओपनिंग बन गया बगैर सोचे समझे, 600 फिर 240 फिर 12, डन हो गया। अब क्या कोई एडिशन है, तो ये आज भी 600 पे, क्या कोई डेप्रिसिएशन है, बिल्कुल होगी, और ये वो वाहिद फिगर है जो कैलकुलेट होने से रह गई है, जो थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन आपके लिए नहीं है। मैं आपको आपस की बात बताऊं, अगर आपके लिए टेक्निकल नहीं है, क्योंकि इस जैसे 2 काम आप पहले कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको चेंज इन एस्टीमेट सिखाया था, मैंने आपको कहा था कि एस्टीमेट चेंज हो जाने के बाद ओरिजिनल कॉस्ट वगैरह रेलेवेंट नहीं रहती, ओरिजिनल लाइफ वगैरह रेलेवेंट नहीं रहती, बल्कि बुक वैल्यू को पकड़ो एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट वाली को, और उसको डिवाइड करो रिमेनिंग लाइफ से, और वो लाइफ भी किस दिन निकालो, एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। याद आ रहा है कुछ, डेप्रिसिएशन निकल आई थी, फिर हम आगे बढ़े, कुछ दिन बाद हमने रीवैल्यूएशन सीखी, रीवैल्यूएशन में आए तो मैंने फिर आपको वही बात सिखाई कि अगर एसेट रीवैल्यू हो जाए तो ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल लाइफ रेलेवेंट नहीं रहती, बल्कि आप रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट कर लेना। आज भी बिल्कुल वही करने लगे हैं। आज भी क्या हुआ है, आज भी हमारे एसेट में 12 रुपए का लॉस रिकॉर्ड होने से इसकी बुक वैल्यू 348 हो गई है, अब 360 नहीं रही,
348 आ गई है। तो चाहे कॉस्ट 600 पकड़ो चाहे 360 की बुक वैल्यू पकड़ो, अब ये दोनों ही रेलेवेंट नहीं रही हैं। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला लगेगा जैसे चेंज इन एस्टीमेट में क्या किया था, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट माइनस रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ, जैसे रीवैल्यूएशन किया था रीवैल्यूड अमाउंट माइनस रिवाइज्ड वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, वैसे ही एक बार अगर एसेट इंपेयर हो जाए तो डेप्रिसिएशन आफ्टर इंपेयरमेंट निकालने के लिए रिवाइज्ड बुक वैल्यू लोगे। कौन सी बुक वैल्यू होगी जी? पुरानी बुक वैल्यू क्या थी जी? 360 और रिवाइज्ड बुक वैल्यू क्या हो गई है? 348। तो ये रिवाइज बुक वैल्यू इंपेयरमेंट हो जाने के बाद अगले साल में जब से निकालने लगोगे तो फिर रिवाइज बुक वैल्यू माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। और अगेन ये रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालोगे? डेट ऑफ इंपेयरमेंट पे। जैसे एस्टीमेट चेंज होने पर रिमेनिंग लाइफ किसने निकाली थी? चेंज इन एस्टीमेट पे खड़े होकर। जैसे रीवैल्यूएशन होने पर रिमेनिंग लाइफ किसने निकाली थी? रीवैल्यूएशन की डेट पे खड़े होकर। ऐसे ही इंपेयरमेंट के बाद जब डिडक्शन करोगे तो रिमेनिंग लाइफ किसने निकालोगे? इंपेयरमेंट के दिन खड़े होकर, जिस दिन इंपेयरमेंट लॉस आया उस दिन खड़े। अगर इंपेयरमेंट लॉस ना आता तो बच्चों फिर बुक वैल्यू रिवाइज भी ना होती, तो डेप्रिसिएशन के ऊपर भी ये वाला मसला ना आता। ठीक है ना? जब इंपेयरमेंट लॉस में आना है बुक वैल्यू में रिवाइज तब होना है। जब बुक वैल्यू रिवाइज होना है तो पुराने वाली बुक वैल्यू पुराने वाली कॉस्ट डिडक्शन के लिए यूज नहीं हो सकती। ये बुई है बफलो, ग्राउंड है बफलो। ठीक है? मजबूरी नहीं समझते, मजबूरी नहीं समझते। रिवाइज बुक वैल्यू 348 माइनस रिमेनिंग रिवाइज रेजर्व वैल्यू कोई नहीं गिवन। रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालेंगे जी? 31 दिसंबर 16 पे। तो खड़े हुए कितने साल बचे हुए थे? 1 2 3। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3, तो डिवाइडेड बाय 3। जी सवाल में गिवन होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो बस वही है जो पहले थी। ठीक है? वो आप वो वाली रेजल वैल्यू है, वो रेजल वैल्यू नहीं है, वो समझो बाद में आ गई, फिलहाल छोड़ो उसको। जिस तरह तुम जा रहे हो, मेरा सवाल बनता है तो आगे चलाता है, फिलहाल इसको सीख लो, कल से बात कर लेंगे जी। कितना? 116 जी। तो 116 बेटा 31 नंबर। ये वाली बात तो 7600 दफा हो चुकी है कि आपने 17 के साल को काउंट ही नहीं करना। यानी आप यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर भी तो आपने एसिड खरीदा ही था। ये मैं कई बार बात कर चुका हूं। तो जब आप यहां पे खड़े होकर डिडक्शन निकाल रहे हो तो डिवाइड बाय 5 4 क्यों नहीं करते हो? सवाल किसने पूछा है? ये कई बार बात हो चुकी है। ठीक है ना? रीवैल्यूएशन हम 31/15 पे करते हैं, जब 31/16 पे उसकी डिडक्शन निकालने लगते हैं तो रिमेनिंग लाइफ 31/15 पे खड़े होकर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो साल बीच में से गायब कर देंगे क्या? ठीक है? अच्छा जी, हाँ जी बोले। क्लोजिंग 124। इंपेयरमेंट लॉस कोई नहीं आया क्योंकि कोई नया इंडिकेशन नहीं आया, तो ये 12 पर ही है। बुक वैल्यू बता दें। 100 है? कैसे पॉसिबल है? 124 माइनस करना है जी, पता नहीं कुछ बच नहीं, तो ये टोटल सही नहीं है। फिर ये 240 जमा 116 124 आता है। हद होगी। 356। मैं भी कहूँ एसिड बढ़ कैसे रहा जी? डेफिनेट बढ़ रहा है, बताएं। 232। ये हारिस की बजाय हुज़ैफा हो जाएगा। जी अच्छा जी, सुनिए आप। बुक्स का पेज नंबर होमवर्क में हो। अच्छा ये भी करना होता है लाजमी भाई, एंड पे आ जाए। जी अगर तस्वीरें खिंच गई हैं तो जी ये पेज नंबर 464 है बुक्स का पेज 464 है, सामने देख लें। बुक्स का पेज 464 एंड पे। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। सुने, क्वेश्चन 1 जो है ये पिछली बार इसी तरह से क्लास में लिखा गया था, इसलिए इसमें कुछ चीजें नजर नहीं आ रही तो वो मेरे से सुन लें। जैसे फॉलोइंग डाटा रिलेशन एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट जेकब जनवरी 11 पे है 100 रुपए, यूजफुल लाइफ 10 साल है। अब यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर वो वाली लाइन मुझे लिखनी चाहिए थी पिछली बार ना, ऐसे क्लास में जैसे अभी आपको लिखवाया वैसे ही पिछली बार भी लिखवाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था? अ कंपेटिटर केम, ठीक है ना? अ कंपेटिटर केम, और उसके बाद 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल भी निकाल रहे हैं, और 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ के अंदर ये फ्यूचर कैश फ्लोज भी आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आपने कहना सवाल में कहाँ लिखा हुआ? उन्होंने लिखा हुआ है तो लिखा हुआ। ठीक है? पेज नंबर भाई 464 पे हम पहुंच गए, पता नहीं तुम कौन से सफे पे हो। इट्स नॉट ओके। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल इंपेयरमेंट लॉस निकालना है, आसान सवाल है। क्वेश्चन 1 के अंदर आपने इंपेयरमेंट लॉस भी निकालना है 17 का, पीपीई का नोट भी बनाना है 17 का, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 18 का निकालना है, बल्कि पीपीई का नोट भी 17 और 18 दोनों ही कर लें आप। ठीक है जी, डन, सही है। तो पेज 464 पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों होमवर्क में है, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।